चलिए 9 बज गया है और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा। आप सभी लोग यहाँ एसएससी जीडी या फिर किस परीक्षा के लिए आए हैं? आज की चर्चा हम लोग किस परीक्षा के लिए कर रहे हैं, कोई बताएगा आप में से? एसएससी जीडी सर। एसएससी जीडी, वेरी गुड। कब है परीक्षा? परीक्षा भी एग्जाम डेट नहीं दिया है सर। कमलेश जी जैसा बता रहे थे जनवरी 10 की प्लानिंग है शायद। 10 एक तारीख आदमी बोले तो बाकी 10 लोग तारीख स्पीकर से ऑफ है रखिए। 10 तारीख से है ना? तो इसमें क्योंकि हिंदी व्याकरण का पार्ट, माइक ऑफ कर लीजिए रोहित जी। हिंदी व्याकरण वाला जो हिस्सा है उसके लिए कमलेश जी मुझे बताए थे कि हिंदी व्याकरण पे मैं चर्चा करूं आप लोगों से। तो चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस दिखाऊंगा आप लोगों को। स्क्रीन साझा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? मेरे स्क्रीन पे कुछ है, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है 2023 का। इसमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब किस तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला आता है शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। उसके बाद संधि पूछा जाता है, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामासिक पदों की रचना मतलब समास के ऊपर आएगा, विलोम शब्द, शब्द युग्म, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, मतलब ये क्रिया हो गया। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य रहेंगे, उसमें शुद्ध अशुद्ध बताना है। फिर सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है अनुवाद, और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, यह भी अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशन जिसे कहा जाता है। उसके बाद है कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, मतलब पत्र लिखना आता है। उसके बाद आता है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, बहुत आसान है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द है, फिर वाक्य शुद्धि है, फिर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, एक वाक्यांश रहेगा उसके लिए एक शब्द देना है, और कर्तृवाच्य है, और अंग्रेजी के पारिभाषिक या तकनीकी ये शब्द रहेंगे। ये आपका सिलेबस है। अब इस सिलेबस में से आप लोग कितना तैयार कर चुके हैं, बताएं। कितना तैयार हुआ है आप लोगों का? थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप लोग चर्चा में शामिल हों और बातचीत करें, क्योंकि मैं यह जान पाऊंगा ना कि आप लोग कितना तैयार हैं, तो उसके आधार पर फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा और किस हिसाब से करना चाहिए। बताइए सुमित जी, आवाज आ रही है ना भरपूर? हाँ सर, आ रही है। तो बताइए सर आपने। इसमें से हाँ, इसमें से हम थोड़ा मुहावरा पढ़े हैं मुहावरा पढ़े, वेरी गुड। और और वर्तनी शुद्ध करने का वो पढ़े, वर्तनी शुद्ध करने का आप लोग पढ़े हैं, वेरी गुड। वर्तनी और शुद्धि और हाँ, प्रयासी शब्द पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने पढ़ा है, वेरी गुड। और और विलोम शब्द, बस इतने। विलोम शब्द। तो जैसा कि हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी का मतलब हो गया कि कल तो आप लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बनाएंगे बाबा ईसा मसीह साहब का। मतलब ज्यादातर लोग जाएंगे फंक्शन में या कुछ लोग रहेंगे भी? नहीं सर, रहेंगे। रहेंगे, कंफर्म है? सबका पता, हाँ हम कंफर्म। ठीक है, तो अगर समय मिला तो कल भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा, ठीक है। मैं आज कहाँ से शुरू करूं, आप बताएंगे या मैं ले चलूं? आप ही ले चलिए। मैं ही ले चलूं? चलिए, मैं ही ले चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज शब्दों, उपसर्ग और प्रत्यय पर बात करेंगे, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय शुरू करूं या फिर वाक्य अशुद्धि पर शुरू करूं? अरे बाकी लोग भी बोले कुछ। हमारा साउंड म्यूट बना। म्यूट नहीं किया नंदनी? आप हाँ और कोई सर। बताएं। हाँ बताइए, और किसी का कोई वो हो? हेलो। आप लोगों की, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। आप लोगों की रुचि जान लूं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
सर सिलेबस में संधि और हाँ। समाज ये नहीं है सर। संधि समास नहीं और है, ठीक उपसर्ग है। भी नहीं है। उपसर्ग भी नहीं, ठीक है, उपसर्ग काट भी नहीं दिया। है। और अब प्रत्यय भी नहीं है सर। प्रत्यय भी नहीं है, ठीक है। और उपसर्ग प्रत्यय बस काट इतना दिया, ही सर, ठीक है। बस इतना ही। बस इतना ही है। चलिए, उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा, देखिए, चूंकि वाक्य की अशुद्धि आपको देखनी है, तो और वाक्य की, हाँ संधि भी बोलिए। नहीं है सर, संधि भी नहीं है। संधि भी नहीं है, नहीं। अच्छा, तो बचा गया, फिर क्या आया? सर उतना ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, सामान्य बोलचाल का जो भाषा है हिंदी में वही आएगा। तो भाषा मतलब किस तरह का, आप मुझे बताएं जैसे कुछ। जैसे हाँ विलोम शब्द हुआ, प्रयासी शब्द हुआ, जो हाँ डेली का हम लोग जो मुहावरा यूज करते हैं अपने लाइफ में, तो हाँ हाँ वो आएगा। और वर्तनी हाँ। कुछ थोड़ा बहुत हम लोग का कमजोर है वर्तनी। वर्तनी जैसे की छोटी का अशुद्धि, मात्रा, बड़ी का मात्रा, ये थोड़ा ज्यादा मिस्टेक है। हाँ, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में ज्यादा मिस्टेक, ठीक है। और बस इतना ही, और ज्यादा नहीं आता। और गधान तो में से कुछ आता है? अनुवाद नहीं आएगा उसमें, पत्र लिखना नहीं आएगा। ना। अच्छा, पत्र लिखना नहीं आएगा, अनुवाद नहीं आएगा, वेरी गुड। अच्छा, ये वाक्य की अशुद्धि पहचानना आएगा, नहीं आएगा? हाँ ये आएगा। मतलब वाक्य में कहाँ कमी, यह तो पूछा जाएगा हाँ ना? हाँ हाँ ये आएगा। ठीक है। और लिंग भेद पूछा जाएगा? हाँ हाँ ये भी, मतलब वाक्य में ही दे देता है तो पूछता है कि कौन सा ये वर्ड शुद्ध है या नहीं, ये बता। अच्छा, वर्ड शुद्ध है कि नहीं पूछा जाता है, चलिए, ठीक है। तो मैं आज पहला दिन है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी व्याकरण जब तक नहीं जान पाएंगे, वाक्य की अशुद्धि हम नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा सा परिचय मैं आपको हिंदी व्याकरण की देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन साझा कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर डायरी लेके बैठे हो तो नोट करिएगा। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, मैं टाइप करता चलूंगा, अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताएगा। देखिए, सबसे पहले आप यह जानेंगे शब्द क्या है। देख पा रहे हैं, मैंने टाइप किया है वह। हाँ सर। शब्द क्या है? हिंदी व्याकरण में अगर शब्द की बात करें, तो आप लोग अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ना? इंग्लिश ग्रामर में जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी व्याकरण में शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? अंग्रेजी 8 व्याकरण में 8 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसी तरह से हिंदी व्याकरण में भी, हिंदी ग्रामर में भी 8 शब्द होते हैं, ठीक है। 8 शब्द में क्या क्या होते हैं? सबसे स- पहला आएगा संज्ञा। हाँ बोलिए बोलिए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध हाँ, बोधक, विषमयादि बोधक। विस्मयादि होते, बहुत सुंदर। संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद आता है क्रिया, क्रिया और क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये जो 4 चीज हैं, इन चारों को विकारी शब्द भी कहा जाता है। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अव्यय पढ़ा है? अव्यय नहीं, ठीक है। नहीं सर। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण को विकारी शब्द कहा जाता है, नोट कर लीजिए, फिर कल की चर्चा में आगे बताऊंगा। विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, लिख लीजिए, लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न हो सकता है। लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न हो सकता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? बीच बीच में हाँ बोलिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग मेरी स्पीड से चल रहे हैं या मैं आपकी स्पीड से चलूं। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। हाँ लिख लीजिए, फटाफट लिखते चलिए।
ठीक है। लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो सकता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। स्क्रीन थोड़ा और छोटा कर दो आप लोग। देखिए क्लास के बाहर ना बात करें, हाँ, और जब कुछ पूछना हो तभी स्पीकर ऑन करें। रोहित जी स्पीकर ऑफ कर लीजिए, जब पूछना हो तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको 4 शब्द बताया। 4 शब्द कौन कौन सा बताया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये 4 शब्द मैंने आपको बताया। इन 4 शब्दों को लिंग वचन और कारक के अनुसार इन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए संज्ञा शब्द में एक शब्द आता है लड़का। लड़का क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है? क्या है? संज्ञा। तो लड़का का ये पुल्लिंग है, इसका लड़की हो सकता है। इसका मतलब है इसके रूप में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं चेला, चेला का चेली होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं मान लेता हूं कि एक और शब्द लेते हैं, भैया लेते हैं। भैया का रूप बदलेगा, हाँ या ना? हाँ। थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके लेवल तक मैं पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये इनका लिंग परिवर्तन हो रहा है, मतलब लड़का है लड़की हो जा रहा है, चेला है चेली हो जा रहा है। तो ऐसे शब्द विकारी शब्द होते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए एक शब्द मैं देता हूं, ये मैं क्या है, सर्वनाम है या विशेषण है? सर्वनाम। सर्वनाम है। तो मैं का मेरा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है ऐसे शब्द विकारी शब्द होते हैं, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण ये 4 आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया 8 तरह के शब्द हैं। 8 तरह के शब्द में से 4 कौन कौन से बच गए? 4 कौन कौन से बचे बताइए? अभी तो बताया, क्या बताया? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक। संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। और कुछ? तो में छोटी की मात्रा आदि नहीं बोलते हैं, विस्मयादि बोलते हैं। ये भी दी ले रहा है, द में छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। विस्मयादि बोधक। तो बाकी जैसे मान लीजिए मैं कहूं परंतु, अब इसमें आहा मैं कहूं, आहा, आह आह कह सकते हैं, आहा कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ओह, इस तरह का हम उच्चारण करते हैं ना। ऐसे शब्द जिसके अंत में ये उल्टा आई लगाया जाए इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क्स कहते हैं। तो ये सारे विस्मयादि बोधक हैं। इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? आहा का आही कह सकते हैं क्या हम लोग? कह सकते हैं हाँ या नहीं? नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहा जाता है, ठीक है। यहां तक आप समझ पाए, हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो 8 शब्द आते हैं संज्ञा, फटाफट मैं बताता चलता हूँ, जो नहीं पता वो पूछ लीजिएगा आप लोग। संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम में चाहे किसी का भी नाम हो, वस्तु का, व्यक्ति का, सामान का, शहर का, किसी का भी नाम हो, वह संज्ञा कहलाएगा। क्लियर है? जी सर। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। अंग्रेजी में प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के बदले आए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं ममता अच्छी लड़की है,
ममता नंदिनी के घर गई है। ममता आज पूरी सब्जी बना रही है। अब पूरे कहानी में कई बार ममता ममता आ रहा है, तो ममता एक जगह लिख करके बाकी जगह उसने वह इस तरह का जो शब्द प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम होगा। मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग हो, जैसे वह, वे, उनका, मैं, मेरा, तेरा, इस तरह के जो शब्द हैं ये सर्वनाम कहे जाते हैं। स्पष्ट है? आगे बढ़े। अब जी सर। सर्वनाम में आगे आता है, यहां से फिर मैं आपको शुद्धि के बारे में बताऊंगा। संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कि जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो। जैसे राधा नाच रही है, इसमें क्रिया कौन कौन सा शब्द है? राधा क्या है? राधा नाच संज्ञा, संज्ञा। संज्ञा। नाचना जो शब्द है यह हो गया क्रिया। क्रिया। और रही है क्या हो गया? ये जो रही है यह भी क्रिया है, इसे सहायक क्रिया कहा जाता है। मतलब इस वाक्य में दो क्रिया है, नाचना और रहना। वैसे अगर देखा जाए तो नाच रही है यह मूल रूप से क्रिया है, लेकिन तीन हिस्से में है। रहना जो है वह सहायक क्रिया है। ठीक है। क्रिया के बाद हम आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, जैसे राधा धीरे 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 बोल रही है। इसमें क्रिया क्या है? ये बोलना क्रिया है, लेकिन बोलना को जो ये कर रहे हैं, बोलना के बारे में जो बता रहे हैं, इसका मतलब राधा कैसे बोल रही है? तो ये धीरे 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 बोल रही है, तो बोलने की विशेषता ये बता रहा है। जैसे रमेश तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है। लड़का तेजी से चिल्ला रहा है। तो ये जो बोल रहा है, क्रिया से पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, और ये क्रिया की विशेषता बताए इसलिए क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के बाद हम विशेषण समझ लें। विशेषण पहले बताना था। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। एक मिनट, हाँ, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। विशेषता बताए, जैसे मान लीजिए रोहित जी ने चश्मा लगा रखा है। ठीक है। मैं कहूं रोहित जी ने चश्मा पहन रखा है। इस शब्द में आप मुझे बताइए कि विशेषण कौन सा है? बोलिए, इसमें विशेषण शब्द है क्या? अरे बोलिए। नहीं, नहीं है। चश्मा। नहीं है। चश्मा संज्ञा है, नहीं है। रोहित संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा है। अब अगर मैं कहूं, आप लोगों में से टीवी सीरियल तो लोग देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो सुनते होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सुना है आप लोगों ने नाम? नहीं सुना है तो बड़ी दुखद बात है, काफी फेमस है। ये जो चश्मा को हमने उल्टा लिखा है, तो उल्टा किसकी विशेषता बता रहा है? रोहित जी ने उल्टा चश्मा चश्मे पहन की। रखा है, चश्मे की। इसका मतलब चश्मा संज्ञा है, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब यहाँ जैसे रोहित मैंने लिखा है, मान लीजिए मेरे पास रोहित दो हैं। ठीक है। एक लंबे रोहित है और एक छोटे रोहित हैं, या चार रोहित हैं, तो मुझे अलग अलग नामों से डिनोट करना पड़ेगा। और चारों रोहित साहब हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा ना इसमें से कौन लंबा है कौन छोटा, मैं अपनी पहचान के लिए। तो अब मैं रोहित के आगे लंबा लिख देता हूं, लंबे रोहित जी ने। तो ये जो लंबे रोहित है, ये लंबा क्या है? विशेषता बता रहा है रोहित की, तो यह विशेषण हो गया। मान लीजिए मैं लंबे हटा के डॉक्टर कर दूं, डॉक्टर रोहित जी ने उल्टा चश्मा पहन रखा है। ये जो डॉक्टर शब्द है रोहित की यहाँ विशेषता बता रहा है। हालांकि ये जो डॉक्टर शब्द है
यह शब्द संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ रोहित की विशेषता बता रहा है, इसलिए डॉक्टर संज्ञा शब्द यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह विशेषण कहे जाते हैं। यहां तक आपको पता है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं फिर से वापस चलता हूं, आपको संज्ञा के बारे में थोड़ी सी मैं बताता हूं। संज्ञा संबंधित जो गलतियां होती, जैसे वाक्य में हमें गलती निकालना है, संज्ञा के बारे में थोड़ा सा हम जान लें, उसके बाद ही गलती निकाल पाएंगे। संज्ञा में सबसे पहला संज्ञा का रूप होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं आप लोग, अगर लिखना चाहें तो भी याद रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है केवल एक ही व्यक्ति का नाम, केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम। ध्यान रखिएगा, एक मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक ही व्यक्ति। जैसे मैं कहूं रावण, लंकेश, तो मैं केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं चीन, चीन एक है ना, जापान, पाकिस्तान, तो ये एक है। गंगा नदी, गंगा एक ही है। तो एक, जैसे पुस्तक में मैं कहूं कि रामचरितमानस, या फिर मैं कहूं कुरान, या मैं कहूं बाइबल, तो एक व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद आता है दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरी जाति का बोध होता है। लिख लीजिएगा, आप लोग ना लिख पाए तो बोलिएगा। वस्तुओं की पूरी जाति, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूं मछली, मछली क्या है, एक या जाति है? बताइए, सो तो नहीं रहे आप लोग? नंदिनी, सर पूरी जात हो जाएंगी मछली की। हाँ, मछली की जाति हो जाएगी। लेकिन मैं कहूं पीली वाली मछली, पीली वाली मछली, अगर मैं शब्द दूं आपको पीली वाली मछली, तो ये क्या होगा? सिर्फ एक मछली के बारे में वो बताई जा रही है ना, कि उसमें एक मछली, तो वो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पीली वाली मछली अगर मैं कहूं तो पीली वाली मछली मतलब एक मछली के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, और यही गलतियां हमसे पूछी जाती हैं, और फिर उसमें आऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आदमी कहूं, आदमी कहूं, आदमी क्या है, आदमी जाति है ना, मतलब मनुष्य में महिला पुरुष में से एक आदमी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा आदमी, मेरा आदमी अगर मैं कहूं, तो अगर इसके आगे मैंने मेरा लगा दिया तो यह क्या हो जाएगा, मेरा आदमी, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे यहाँ काफी लोग भोजपुरी बोलने वाले बोलते हैं, अरे तुम्हारा आदमी कहाँ है। आदमी मतलब महिलाओं से कहे तो इसका मतलब पति के लिए होता है, और किसी पुरुष से कहे इसका मतलब उनके साथ कोई और आदमी गया होगा, उसके लिए है। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। मैं इसका प्रयोग फिर आपको बता दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए किताब कहूं मैं, किताब, किताब मैं कहूं तो किताब जाति हो गई, लेकिन मैं किताब के आगे लिख दूं नीली किताब या मोटी किताब। मोटी किताब अगर मैं कह दूं तो मोटी किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो अगर कहीं प्रश्न रहे कि इसमें संज्ञा का रूप पहचाने, कौन सी संज्ञा है, जैसे यहाँ पीली वाली मछली में दे दूं और उसमें आपसे पूछ लूं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक कौन सा है, तो आप इसमें से क्या मार के आएंगे, ब्रेक मार के। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। जातिवाचक में एक और आता है
पदों या व्यवसायों का नाम, पदों या व्यवसायों का नाम। पहले पद के नाम से हम सोचते हैं कैसे होगा। आप लोगों का अगर सिलेक्शन होता है एसएससी जीडी में तो क्या पोस्ट मिलेगा? पहली पोस्टिंग जैसे पास आउट हो जाएंगे तो आपका क्या रैंक होगा, किसी को मालूम है? कोई बताए? सुमित जी, मिस्टर सुमित। सर हमको उतना अच्छा से पता नहीं। अच्छा ठीक है, और कोई बताए? नंदिनी, नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो और कोई बताए आपका क्या पोस्ट होगा वहां? सर कांस्टेबल। आप जाएंगे तो कांस्टेबल सर। कांस्टेबल। आपका रैंक होगा कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल जो रैंक होगा वह रैंक क्या माना जाएगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? सर जातिवाचक। व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि कांस्टेबल राधेश्याम, तो वहां जातिवाचक शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के लिए हुआ माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से व्यवसाय में क्या आता है? शिक्षक। शिक्षक अगर मैं कहूं टीचर, या फिर मैं कहूं पुलिस, ये व्यवसाय में हम जोड़ेंगे, नौकरी है ना। पुलिस कहूं तो ये पद या व्यवसाय जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, देखिए हमें से अधिकांश लोग भूल करते हैं, द्रव्यवाचक को द्रववाचक लिख देते हैं। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लेकिन द्रव्य का मतलब होता है जैसे सोना चांदी आभूषण, ऐसी चीज जो होते हैं उन्हें द्रव्य कहा जाता है, हीरे मोती। आप लोगों के यहाँ कभी आप में से किसी के यहाँ पूजा वूजा हुआ है? पंडित जी पूजा किए हैं कभी आपके यहाँ? कोई है? हाँ सर। तो पंडित जी क्या कहते हैं? द्रव्यम समर्पयामि बोलते हैं ना। हाँ, हाँ। तो द्रव्यम समर्पयामि जब बोलते हैं तो आप लोग क्या चढ़ाते हैं द्रव्य में? रुपया चढ़ाते हैं। कोई बात सर। जबकि द्रव्यम समर्पयामि जब कहें तो द्रव्य का मतलब होता है सोना चांदी आभूषण। ठीक है, चलिए, द्रव्यवाचक को कुछ लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जिसे तौला या मापा जा सके, लिख सकते हैं आप लोग, तौला मापा जा सके पर गिना न जा सके। लिख लीजिएगा इसको, फिर ध्यान दीजिएगा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में आता है जिसको तौला जा सके, जिसका वजन कर सकें या जिसे माप सकें। कपड़ा होता है उसे माप सकते हैं। तो द्रव्यवाचक में जिसे गिना जा सके या मापा, जिसे तौला या मापा जा सके। अगर आप गिन लेते हैं तो वो द्रव्य नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि अब से अगर आपके यहाँ पंडित जी कहें द्रव्यम समर्पयामि, तो पंडित जी को क्या चढ़ाएंगे? रुपया चढ़ाएंगे? क्या चढ़ाएंगे बताएं? द्रव्य। सोना चांदी आभूषण। सोना चांदी आभूषण जिसे वजन किया जा सके। ठीक है ना, पंडित जी भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश, और आपका व्याकरण भी खुश हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। इसमें आता है, द्रव्यवाचक में आता है धातुओं का नाम। धातुओं का नाम, धातु मतलब सोना चांदी, टीना भी चलेगा उसमें, सोना चांदी हीरा, या फिर टीना भी चलेगा, कांच भी चलेगा, क्योंकि धातु है ये सब। धातुओं के नाम के बाद इसमें खाने पीने की वस्तुओं का नाम भी आता है। खाने पीने की वस्तुओं का नाम। अब खाने पीने की वस्तु क्या है? सवेरे सवेरे आप सो के उठते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, जिलेबी छनती हुई दिखती है। जिलेबी गिन के तो खरीदते नहीं, 250 दे दो। ठीक है, तो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जिसमें आप दूध भी ले सकते हैं। दूध कभी गिन के नहीं लेते, पानी गिन के नहीं लेते, बोतल में है तब गिन के लेते हैं, वो रूप बदल जाता है। दूध, पानी, शरबत या फिर और कुछ जो भी आप समझें, इन्हें हम लोग गिन नहीं सकते।
तो ऐसी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम आगे चर्चा करें, या लिख ना रहे हो तो फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर। ठीक, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं इसके बारे में। रोहित जी, आप किसी और से ही बात कर रहे हैं। मिस्टर रोहित, स्पीकर ऑफ कर लिया करिए। ठीक है, आगे बढ़े। मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद जो अगली संज्ञा आती है उस संज्ञा का नाम है समूहवाचक संज्ञा। अगर इसको जान जाएंगे ना तो आपको अशुद्धि पहचानना आसान हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है? एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह। एक ही जाति मतलब, मैं बोला जाति में मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जाति में नहीं आते हैं। ठीक है, एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह। अब एक ही जाति में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए व्यक्तियों का समूह अगर मैं लूं, व्यक्तियों का समूह अगर मैं लेता हूं तो इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं तो छात्र लोग व्यक्तियों के समूह में आ जाएंगे। छात्र में क्या होता है? मनुष्य जाति, या तो पुरुष या महिला, उनका समूह होता है, ग्रुप होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। या मान लीजिए चोरों का गिरोह आ रहा हो, गिरोह आ रहा हो चोरों का, तो गिरोह मतलब चोर, उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। तो चोरों का जो गिरोह होगा वह समूहवाचक में आएगा। या फिर मान लीजिए झुंड, झुंड, एक झुंड का झुंड लोग चले आ रहे हैं, उसमें पता नहीं बच्चा भी होगा, बूढ़ा भी होगा, सब होगा। तो समूह मतलब एक ही मनुष्य जाति है, मैंने बताया, और मनुष्य में से ही ग्रुप निकल करके आ गया, वह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आप लोग मछली अधिकांश लोग खाते हैं, तो अगर आप लोग मछली लेते हैं, जैसे मछली लेते हैं, मछली क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं उसमें कहूँ कतला माछ, कतला मछली सुना है आप लोगों ने नाम? हाँ सर। सुना है, नहीं सुना है? कतला, मांगुर, सिंघी, रोहू, ये जो बता रहा हूँ, रोहू, सिंघी, मांगुर, तो ये समूह हो गया, ग्रुप हो गया। जैसे बाजार में आप गए खरीदने के लिए मछली, तो वहां आपने कहा भाई कतला मछली दे दो 5 मछलियों में से, तो वो समूह में आएगा। ठीक है, समूहवाचक के बाद फिर अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, हम लोग भाववाचक संज्ञा का मतलब ऐसा होता है कि इसका अनुभव तो कर सकें, अनुभव कर सकें, पर छू ना सकें, देख ना सकें, छू ना सकें और देख ना सकें। आप में से कोई ऐसा है जो बचपन में न पीटा हो, माँ बाप से कभी पीटा ना हो, ऐसा कोई है क्या? बताएं अगर कोई हो तो। क्या मानूं मैं? तो जब मार पड़ती है, या बताना नहीं चाहे अलग बात है, जब मार पड़ती है तो थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है, लेकिन जब वो दर्द होता है वो दिखता है क्या? नहीं। आप किसी को कहें मेरे दांत में दर्द है, तो दर्द देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। नहीं। छू के पता चलेगा क्या 5 किलोग्राम दर्द हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है जिसे महसूस कर सके, खाली दिल से महसूस कर सके, वह होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए मम्मी ने मारा, ठीक है, या फिर मम्मी ने दुलारा, तो प्रेम, घृणा, दर्द, ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। यहां तक समझ पाए आप लोग? हाँ या ना? जी सर। ठीक है, हाँ बोलिए। सर एक तो छात्र आप जो बोले थे समूहवाचक, उसको हम जातिवाचक नहीं बोल सकते? समूहवाचक को जातिवाचक में भी बदला जाता है और जातिवाचक को समूहवाचक में भी बदला जा सकता है।
जैसे मैंने कहा मछली, समूहवाचक जातिवाचक में मछली, मछली मैंने बताया जातिवाचक में। अगर मैं कह दूं कि छोटी मछली, छोटी मछली या मछलियां कह दूं मैं, छोटी मछलियां, अब ये सेग्रीगेशन हो गया, उसको अलग कर दिया, बड़े में से 50 मछली में से छोटे छोटे निकाल लिया, तो ये जातिवाचक में से या समूहवाचक में आ गया। लेकिन अगर इसी को मैंने कह दिया कि एक आंख वाली मछली, एक आंख वाली मछली, तो यह व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। आज मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों के बारे में आपको एक थोड़ा सा थोड़ी जानकारी दे दूं। तो कल मैं जब इनके शुद्ध प्रयोग या फिर एरर फाइंडिंग में बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। ठीक है। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा के 5 भेद मैंने बताया, इसके बाद आ गया सर्वनाम। सर्वनाम का मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा शब्द के बदले आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें? सर्वनाम के 6 भेदों में सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं हमेशा जब इस सर्वनाम की बात करता हूं तो उपस्थित महिलाओं से क्षमा मांग लेता हूं, वो ये ना कहें भाई पुरुषवाचक है तो महिलावाचक क्यों नहीं। ठीक है, महिलावाचक क्यों नहीं, झगड़ा ना हो, इसलिए दोनों इसी में समाहित हैं। संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से आया है, तो इस पुरुषवाचक में महिलाएं भी शामिल हैं। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये आगे 3 प्रकार का होता है। आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और बिल क्लिंटन, पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोग हंसते नहीं है क्या? कभी कभी बड़ा सीरियस रहते हैं। हंसी वाली कोई बात होती है तो थोड़ा हंस लिया करिए, नकली सही, स्ट्रेस नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी तरह से हिंदी में इसे कहा जाता है प्रथम पुरुष, उसके बाद दूसरा आता है मध्यम पुरुष, और इसे आप द्वितीय पुरुष भी कह सकते हैं, और अन्य पुरुष। 3 तरह के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष का मतलब इसे उत्तम पुरुष भी लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लोग अगर खड़े हों, एक मैं हूं, एक सुमित जी हो गए और एक नंदिनी हो गई, 3 लोग हम खड़े हैं, तो जो बात कहेगा, जो व्यक्ति कह रहा है, वह प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन में आएगा, और इसमें मैं और हम, ये 2 शब्द आते हैं जो प्रथम पुरुष में आते हैं। बस 2 ही शब्द हैं, मैं और हम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं सुमित से, तो सुमित को कहूंगा सुमित जी आप कैसे हैं, तो ये जो आप शब्द का मैंने प्रयोग किया यह द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष में आएगा आप, या फिर अगर छोटे हैं तो मैं बोलूंगा तुम कैसे हो, या फिर अगर और भी छोटे हैं तो छोटा बच्चा है, बहुत आत्मीयता है तो तू बोलते हैं, भगवान को तू बोलते हैं, तू ही तो मेरा, क्या गाना है ना, तो तू ही तो मेरी जान है यार, वहां तू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो अपने छोटा हो, थोड़ा सा अपरिचित भी हो, तो वहां तुम का प्रयोग करते हैं, और जिसको सम्मान देते हैं आप करते हैं, तो ये मध्यम पुरुष में आता है। गलती से मैंने माध्यम लिख दिया है। ठीक है। और उसके बाद अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में आता है यह के बाद ये और वह और वे, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो यह और ये, वह और वे, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण लिख के देता हूं, राधा की सहेलियां
आई हैं वो लोग भोजन कर रही हैं। इस वाक्य में गलती बता पाएंगे कहाँ है? राधा की होगा ना, की आई। ठीक है, राधा की सहेलियां आई हैं, वो लोग भोजन कर रही हैं। अक्सर बोलचाल में हम लोग बोलते हैं ना, वो लड़का लोग आ गया। इसमें गलती कहाँ है, कोई बताएगा? वो लगा है तो फिर लोग क्यों लगेगा? वेरी मतलब गुड। वो और तो बहुवचन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का जवाब? और कोई बताए? स्वाति ने गलत बताया है। सर वे लोग होगा। हाँ, वे लोग होगा। वेरी गुड। क्यों वे होगा? ये देखिए, एकदम ध्यान देने वाली बात है। हम लोग अक्सर बोलते हैं और हिंदी आधा भाषा एक में ये वचन है दिक्कत सर। है, ये जो वो है, वो जो है थर्ड पर्सन के लिए एक वचन के लिए प्रयोग होगा, और ये जो वे शब्द है वे बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा इसका। इसी तरह से ये अगर प्रयोग होता है तो बहुवचन है, नहीं तो यह प्रयोग होगा। ठीक है, यह और वह, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए, और सहेलियां बहुवचन है तो वहां वो नहीं लिख के हमें वे लिखना पड़ेगा। वे लोग भोजन कर रही हैं, थोड़ी देर के लिए लोग, इन्होंने स्वाति ने सही बताया कि वे हैं तो लोग क्यों लगाएंगे, इसे द्विरुक्ति बोलते हैं। लेकिन अगर लोग लगा है तब भी यहाँ वे जो शब्द है वे मूलतः गलत था। इसके बाद आता है, समझ गए आप लोग? निजवाचक समझ गए? निजवाचक के बाद आता है, सॉरी पुरुषवाचक था, अब आता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। आप में से सभी लोग बंगाल से हैं या बंगाल का बाहर का भी कोई है? आप में से कोई ऐसा है जो बंगाल में कभी न रहा हो? स्वाति शायद नहीं रही है ना? नहीं सर, हम यहीं पे हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई है जो बंगाल के बाहर का है? नहीं है। तो आप लोग बांग्ला में समझते होंगे, निजेर बाड़ी बोलते हैं लोग, समझते हैं ना? निज मतलब अपना। तो इसी तरह से जो निजवाचक सर्वनाम है वो पास या दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। पास या दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है, वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक में जैसे यह, मैंने बताया ना, यह, ये और वह और वे, ये हो गया। अब ये जो मैंने आपको बताया था अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे बताया था ना मैं? यहाँ देखिए लिखा था मैंने, कहाँ गया ये? यह, ये, वह, वे जो अन्य पुरुष का मैंने बताया था, यह चीज इसमें भी आता है, निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। ठीक है, बहुत आसान है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है किसी अज्ञात या अनिश्चित वस्तु के लिए। अज्ञात, अज्ञात या वस्तु के लिए। अज्ञात वस्तु, जैसे मान लीजिए आप लोग बोलते हैं ना कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग का मतलब आपको पता नहीं उसमें एक आदमी है, 3 आदमी है, 5 आदमी है या 75 आदमी है। कुछ लोग कहें, कोई, तो इसमें जो शब्द आता है कुछ है, कोई है, सब है, उसके बाद सब कोई, उसके बाद हर कोई, हर कोई के बाद कोई भी, कोई ना कोई, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया होगा आप लोगों ने? जी सर। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है जो प्रश्न किया जाता है,
रोहित जी स्पीकर ऑफ रखिए प्लीज, जब पूछना हो तभी ऑन करिए, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपके पास से। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कि प्रश्न का प्रयोग करता है कौन और क्या। कौन और क्या, ये जो दो शब्द होते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं एक वाक्य दूं, कौन आया मेरे मन के द्वारे, यह जो शब्द है इसमें संज्ञा या सर्वनाम अगर छांटना हो तो ये कौन और मेरे, ये दोनों शब्द हो जाएंगे आपके कौन सा सर्वनाम, सर्वनाम में आएंगे। कौन जो शब्द है यह प्रश्नवाचक में आएगा, और मेरे जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मन, मन जो शब्द है यह शब्द संज्ञा है, और द्वारे जो शब्द है यह भी संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब चाचा मामा पापा नहीं, मतलब एक व्यक्ति के रिश्ते की बात करें वो नहीं। संबंध बोधक का मतलब होता है कि आपके प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ता है। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य क्या है, अंग्रेजी में आप लोगों ने क्लॉज पढ़ा है क्या? जी क्लॉज पता है आप लोगों को? जी सर। तो क्लॉज में जैसे होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसी तरह से हिंदी में होता है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, प्रधान का मतलब हो गया प्रिंसिपल और आश्रित का मतलब हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है संबंधवाचक। कैसे जोड़ता है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं जो आएगा वह आएगा, जो खाएगा वह मोटाएगा, ठीक है, या फिर जो सोएगा वह खोएगा। अब यहाँ देखिए जो आएगा ये एक वाक्य हो गया, और वह पाएगा यह दूसरा वाक्य हो गया। तो ये दोनों शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो कुछ है वह तेरा है, तो जो कुछ के साथ वह मैंने लगाया, तो यह दोनों हेलो शब्द। हाँ रोहित जी बोलिए। सर बोल रहे संबंध बोधक एक बार फिर से ऊपर से बताइए ना। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ संबंध बोधक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो न समझ में आए ऐसे मुझे टोक दिया करिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ। देखिए संबंध बोधक का मतलब होता है, ठीक है सर। ठीक है, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। संबंध बोधक का मतलब होता है दो, एक वाक्य के दो खंड होते हैं, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, या प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। इन दोनों को जोड़ता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का एक मतलब उसकी एक पहचान बता दूं आपको, कि जैसे मान लीजिए राजेश कल आया था और मिठाई लाया था। राजेश कल आया था और मिठाई लाया था, यहाँ दो तरह के वाक्य हैं। दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। ठीक है, इसमें एक वाक्य है जैसे राजेश कल आया था, अगर इस वाक्य को हम लिख दें, इसके बाद वाला अंश न लिखें तो भी चल जाएगा, उसका एक अर्थ निकलता है। लेकिन अगर और मिठाई लाया था, यह जो वाक्य है, अगर ये राजेश आया था वाला अंश हम छोड़ देते हैं तो और मिठाई लाया था इस वाक्य में अधूरापन लगता है। तो जिस वाक्य में अधूरापन लग रहा है वह आश्रित हो जाता है, और जो वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब उसके बाद वाला वाक्य न भी लिखें तो चल जाएगा, वह वाक्य क्या होता है? प्रधान वाक्य माना जाता है। ठीक है, ये अगर मैं मिटा दूं तो राजेश कल आया था और मिठाई लाया था, और राजेश कल आया था, यह प्रधान उपवाक्य है। तो ये जो संबंध बोधक है यह क्या करता है? प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? उदाहरण मैं बताऊं रोहित, जी क्लियर सर। है? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य बताया था, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। आप लोगों ने इस तरह का सुना होगा, वो खोवत है। जो आएगा वह खाएगा।
ये जो है, जो के साथ सो, जो के साथ वह, यही शब्द संबंध बोधक है। बाकी फिर मैं आगे बताऊंगा जब इसके शुद्ध प्रयोग के बारे में, तब फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है आदर सूचक शब्द, एक अलग से आता है आदर सूचक शब्द। आदर सूचक शब्द में जैसे किसी को आदर देना है, जैसे मान लीजिए आप कमलेश सर को आदर देते हैं ना, कोई है जो आदर ना देता हो? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कमलेश सर कहाँ गए हैं, तो आप मुझे पूरा वाक्य कैसे बताएंगे? वो खेलने गए हैं, ऐसे बोलेंगे? हाँ या ना? नहीं सर। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो वो शब्द है, वो का प्रयोग हम लोग हमेशा एक वचन के लिए करते हैं। कमलेश सर तो एक वचन है, तो यहाँ वो का प्रयोग सही लगता है? नहीं। जिससे आदर देना हो उसके लिए वो नहीं लिख करके वे का प्रयोग करेंगे, भले ही वे बहुवचन है। आदर सूचक शब्दों में ऐसे शब्द आते हैं जो बहुवचन का रूप रखते हैं। आगे बढ़ें, चलिए। इसके बाद आता है, हाँ बताइए, कुछ हो तो बताएं। मैंने क्या क्या बता दिया? सर्वनाम में कितना रूप बता दिया? अरे बताइए, कितना बताया? सर 6 हो गया। क्या हो गया? नहीं हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के बाद मैंने बताया निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक बताया, अनिश्चयवाचक के बाद प्रश्नवाचक बताया, संबंध बोधक बताया। अभी इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने बताया क्या? नहीं सर, जी नहीं। सर निज नहीं वाचक। मैंने अगर निश्चयवाचक नहीं बताया, इसका मतलब सर्वनाम अधूरा रह गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां तो मैंने अज्ञात, अनिश्चय में अज्ञात बताया है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी की उपस्थिति का बोध हो, जैसे पास या दूर की, इसमें यह, ये, वह, वे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? निजवाचक में भी हमने इनका प्रयोग करके दिखाया था। ये मैं गलत बता दिया था, निजवाचक, ये निश्चयवाचक का था, मैंने निजवाचक में बता दिया। ठीक है, ये जो था निश्चयवाचक में था, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया और ध्यान नहीं दिया। यह जो है, यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक में आता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आप खाली आता है, निजर वस्तु, इसलिए आप आएगा, आप आएगा। ये मैं गलत बता गया ना, उसको सुधार दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? जी। ठीक है, अब संज्ञा और सर्वनाम खत्म हो गया। इसके बाद हम चलें विशेषण के रूप में। एकदम शॉर्टकट, आज खाली इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद कल मैं इनके शुद्ध प्रयोग और वाक्य की शुद्धि अशुद्धि के बारे में बात करूंगा। विशेषण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की बात कहना, या गुण या दोष बताना। विशेषण, विशेषण होता है व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की बात करना। ठीक है, या फिर गुण दोष के साथ आप रूप रंग आकार भी ले सकते हैं। रूप रंग आकार प्रकार, यह विशेषण हो गया। या फिर उसकी किसी विशेष विशेषता के बारे में। ठीक है, हिंदी में कुछ विशेषण विकारी होते हैं, कुछ अविकारी भी चले जाते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? सबसे पहले आता है गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब होता है इसमें रंग रूप रंग आकार, समय, स्थान
आदि का बोध होता है। लिख लीजिए, रूप, रंग, आकार, समय, स्थान आदि का बोध होता है। लिख लिए। विशेषण में एक शब्द और आता है, कुछ विशेषण क्रिया से बनते हैं, इन्हें कृदंत कहा जाता है। कृदंत पूछा जाता है कई बार। कुछ विशेषण क्रिया से बनते हैं, इन्हें कृदंत कहा जाता है। लिख लिया हूं तो मैं कृदंत का एक आध उदाहरण दे दूं। लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ या ना? बोलते चलेंगे तो अच्छा जी। रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाड़ी जो शब्द है, गाड़ी जो शब्द है यह संज्ञा है, और इसके आगे अगर मैं कहूं चलती गाड़ी, चलती गाड़ी अगर मैं कहूं तो संज्ञा और क्रिया मिलकर के यह कृदंत हो जाता है। उगता सूरज क्रिया भी है और संज्ञा है, यह दोनों मिलकर कृदंत हो जाता है। ठीक है, कुछ विशेषण क्रिया से बनते हैं, मतलब संज्ञा और विशेषण मिलकर के बनते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कृदंत कह लेंगे। ठीक है, उगता सूरज, कौन उग रहा है? सूरज उग रहा है। तो यहाँ जो उगता शब्द है यह है मूलतः क्रिया है, लेकिन सूरज की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण का रूप है और कृदंत है। जैसे आप लोग नहाते हैं ना, कोई ऐसा है जो ना नहाता हो? नहाने का साबुन, साबुन क्या है? संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता यह बता रहा है नहाने का। नहाना वैसे तो क्रिया है, लेकिन यहाँ जब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यह कृदंत माना जाएगा, और इसी को अंग्रेजी में इन्फिनिटिव बोला जाता है। अंग्रेजी में इन्फिनिटिव पढ़ा है आप लोगों ने? आया ना? चलिए ठीक है, इसके बाद आता है इसकी पहचान है धातु। धातु मतलब क्रिया। धातु में ने, का, की और के का प्रयोग होता है। ने, का, की और के का प्रयोग होता है। धातु का मतलब होता है क्रिया। ने, का, की का प्रयोग करके विशेषण बनाते हैं, और यह विशेषण बना, क्रिया से विशेषण बना और कृदंत भी कहलाया। जैसे नहाने का साबुन, पीने का पानी, ओढ़ने का चद्दर, यह सब आपका कृदंत में आता है। अंग्रेजी में इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। इसके बाद अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम से बनने वाले विशेषण। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, जैसे मान लीजिए एक शब्द है यह, ये सर्वनाम है, लेकिन अगर मैं कहूं यह लड़का, यह लड़का, लड़का को इशारा करके बता रहे हैं, मतलब लड़का के बारे में कह रहे हैं, इसलिए यहाँ यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। खाली यह रहता तो वो सर्वनाम होता है। इसके बाद अगर मैं कहूं यह मकान, क्योंकि ये संज्ञा के साथ सर्वनाम लग करके संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। पूछे कौन आदमी? ठीक है, कितने लोग, कितने आदमी थे, गब्बर चाचा बोला करते थे ना, तो वहां कितने जो शब्द है वो उस रूप में आ जाएगा। सार्वनामिक के बाद आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण मतलब जो निश्चित संख्या हो, मतलब संख्या का बोध कराए। जैसे मान लीजिए गब्बर चाचा ने पूछा कितने आदमी थे, तो सामा ने बताया 2 सरकार। तो यहाँ जो 2 शब्द का प्रयोग हुआ है, यह 2 शब्द है, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। किसी फिल्म में गाना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो सारा 1 2 3 4 ये संख्यावाचक में आएगा, गिनती गिनी जाती है ना। इससे चूंकि गिनती स्पष्ट है,
इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और अगर गिनती स्पष्ट न हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक में गिना जाएगा। जैसे कितने पाकिस्तान, कितनी रोटी, कितनी गोलियां हैं, ये इस तरह के जो शब्द हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाण और परिणाम में अंतर है। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। जैसे संज्ञा के परिमाण की व्याख्या करते हैं ना, सवेरे सवेरे आप लोग दूध लेने जाते हैं, ठीक है, तो दूध के साथ हम परिमाण लगा देते हैं कि भैया कुछ दूध देना, या मैंने कहा कुछ सब्जी देना, या कितना पानी है, या थोड़ा सा दूध देना, या फिर सेर भर अनाज देना। तो ये जो शब्द हैं वो परिमाणवाचक में आते हैं। ठीक है, आज की बात यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग समझ पाए हमारी बातें? अभी तक जो मैंने चर्चा किया था कितना समझ में आया? पूरा समझ आया सर। ठीक है, इसमें अगर कोई ना समझ आया तो मुझे बताएं। किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया बताएं, नहीं तो कल फिर मैं इन चारों से मिला जुला आपका एसएससी जीडी में जो प्रश्न आता है, इन शब्दों से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न मैं आपको भेजूंगा। कमलेश जी से बात हो जाएगी, कमलेश जी आपको दे देंगे। ठीक है, इसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया। क्रिया और क्रिया विशेषण पर कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हेलो सर, हाँ रोहित जी बोलिए। बोल रहे हैं परिमाणवाचक, फिर से एक बार बताइए ना। परिमाण का मतलब होता है, परिमाण का मतलब क्वांटिटी, अंग्रेजी से अगर समझें तो क्वांटिटी होती है परिमाण का। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहूं कि थोड़ा सा दूध देना, ये जो थोड़ा शब्द मैंने प्रयोग किया है वो क्या है? दूध वजन करेगा, उसमें से एक पाव देगा ना। ठीक है, तो ऐसे को परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, नहीं बताइए। सर। हाँ? एक पोल मैं भेज रहा हूँ। पोल का मतलब होता है कि एक छोटा सा ओपिनियन मैं आप लोगों का लेना चाहूंगा। इसमें छोटा सा पोल भेज रहा हूँ, देखिएगा, आपके संदेश में जाएगा, उसमें आप लोग अपना विचार दे दीजिएगा। एक मिनट। हाँ, ये मैं एक पोल का मतलब हो गया, एक ओपिनियन आप लोगों का ले रहा हूँ आज के सत्र के बारे में। ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ, इस पर आप लोग अपना अपना मत दे दीजिएगा। देख पाए आप लोग? संदेश में चला गया होगा, फटाफट दे दीजिए। पहुंचा? आप देखिए उसका जो मैसेज है ना, जहां से आप लोग लिख के भेजते हैं वहां मैसेज पहुंचा होगा। फटाफट वोट दीजिए, फिर खत्म करूं मैं। मैंने पूछा है क्या आप आगे भी ऐसा सत्र चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं तो बिना नाम के भी दे सकते हैं। फटाफट पोल दे दीजिए। हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास। ना भी दे सकते हैं कोई, फटाफट फटाफट। नहीं, वोट दीजिए, वोट दीजिए। चुनाव आयोग, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा लगा आज का रिस्पांस। कल फिर अगर समय रहा तो कल हम बात करेंगे। और कल वाला जो सत्र, मैं आगे जो सत्र लेना चाहूंगा, उस सत्र में फिर मैं आपको धीरे धीरे एसएससी जीडी की जो आगे की कहानी है, जिससे आप 10 दिन में ही परफेक्टली हिंदी वाला